Hello students, welcome to another new video. So in this video we are going to discuss about the public deposits and many more things of source of business finance. तो लास्ट वाले वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बिजनेस फाइनेंस के सोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में. सो बेसिकली पब्लिक डिपॉजिट इज व्हाट. तो देखिए, डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नॉन एज पब्लिक डिपॉजिट. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हम कोई भी डिपॉजिट सीधा पब्लिक से लेते हैं, कोई भी पैसा डायरेक्ट पब्लिक से मांगा जाता है तो उसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं. तो देखिए, दैट डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक. ऐसी कोई भी डिपॉजिट, ऐसी कोई भी जमा जो डायरेक्टली पब्लिक से मांगी जाती है, सीधे जनता से जब कंपनी कोई जमा मांगती है तो उसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं. Rates of interest offered on public deposits are usually higher than that offered on bank deposit. कि बैंक में अगर आप पैसा जमा कराते हो तो उस पर आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलती है, जबकि आप कंपनी अगर आपसे पैसा मांग रही है और आप पैसा जमा कराते हो तो उस पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलती है. मान लीजिए कि मैं कोई पर्सन हूँ और मेरे पास 10,000 रुपीज़ है. 10,000 रुपीज़ को अगर मैं बैंक में जमा कराती हूँ तो मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन अगर इस 10,000 को मैं कंपनी को दे देती हूँ जिसको पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी कहती है कि हम आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 20% का इंटरेस्ट देंगे. तो आप कौन सी जगह जाना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, 10 वाले में या 20 वाले में? ऑब्वियसली 20 वाले में जाना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है बैंक के कंपैरिजन में. तो यही बात इसने कही है कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट. पब्लिक डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बैंक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हायर होती है, ऊंची होती है. ओके, सो एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. अगर आपको किसी भी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करवाना है तो यू हैव टू फिल अ फॉर्म गिवन बाय द कंपनी. जो भी कंपनी आपको फॉर्म देगी वो फॉर्म को फिल करना है, कंपनी में जमा कराना है. उसके बदले में कंपनी आपको क्या देती है? डिपॉजिट रिसिप्ट देती है कि हमने आपका पैसा कंपनी में जमा कर रखा है, आपको इंटरेस्ट रेट, आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा आपके पैसे पे. दूसरी बात ये कि जब भी आपका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, टाइम पीरियड का मतलब कि कंपनी ने अगर 6 महीने के लिए पैसा किया है तो अगर 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको आपके पैसे के सहित आपका ब्याज भी वापस लौटा दिया जाएगा. तो अगर आपको पब्लिक डिपॉजिट करना है किसी कंपनी में तो यू हैव टू फिल अ फॉर्म गिवन बाय द कंपनी, और उसके बदले में कंपनी आपको देती है डिपॉजिट रिसिप्ट की. डिपॉजिट रिसिप्ट एक प्रूफ की तरह होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, while the deposits get higher interest rate than the offered by banks, the cost of deposit to the company is less than the cost of borrowing from the bank. जिस तरीके से हम कंपनी के अंदर अगर हम पैसा लगाते हैं तो बैंक के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलती है, उसी तरीके से कंपनी को भी बैंक पब्लिक डिपॉजिट से बहुत प्रॉफिट होता है. क्यों? कैसा होता है? देखो, जब कंपनी बैंक से पैसा मांगती है तो बैंक क्या करता है? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है कि हमें बहुत ऊंचे दर पे ब्याज चाहिए. लेकिन अगर वही पैसा कंपनी अगर पब्लिक से लेती है तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं मांगती है, उतना इंटरेस्ट का चार्ज कंपनी को नहीं करना पड़ता है. इसलिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है. पब्लिक के लिए भी अच्छा होता है ये, और कंपनी के लिए भी अच्छा होता है. पब्लिक को भी इंटरेस्ट रेट हाई मिलता रहता है, और जो कंपनी है वो भी बैंक के कंपैरिजन में उसको कम इंटरेस्ट रेट पे, कम खर्चे में ही उसका काम चल जाता है. नेक्स्ट बात आती है इसकी मेरिट्स की. तो पहला मेरिट है, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स इज सिंपल. बहुत सिंपल है, आपको जस्ट एक फॉर्म फिल करना होता है, कंपनी आपको रिसिप्ट दे देगी और आपको इंटरेस्ट का पेमेंट होता रहेगा. इट डज नॉट कंटेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन एज आर जनरली देयर इन अ लोन एग्रीमेंट. जैसे कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी लिखी हुई होती है. तो उस तरीके से पब्लिक डिपॉजिट्स के अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. ठीक है, इजीली पैसा अराइव हो जाता है. सेकंड बात आती है, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जनरली लोअर. बैंक से पैसा लेते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है कंपनी की, लेकिन अगर आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है. तीसरी बात आती है, एज द डिपॉजिटर डू नॉट वोटिंग राइट्स, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नॉट डिल्यूटेड. जो जिस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी में अगर वो पैसा दे रहे हैं तो उनको कंपनी के डेली के काम में, डेली के वर्किंग ऑपरेशन में इंटरफेरेंस करने का पूरा राइट होता है. लेकिन अगर आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले रहे हो तो किसी भी डिपॉजिटर को कंपनी के किसी भी काम में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार, कोई राइट नहीं होता है. इसलिए पूरा कंपनी का कंट्रोल
पूरा मालिक का पूरा कंट्रोल कंपनी पे वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो पहले लिमिटेशन आती है, न्यू कंपनी जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू जो नई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जुटा पाती है। क्यों नहीं जुटा पाते? क्योंकि जो पब्लिक होती है उनको कम ट्रस्ट होता है ऐसी कंपनीज पे। उन्हें लगता है कि मार्केट में अभी न्यू ओपनिंग है, इनकी पता नहीं हमारा पैसा लेके भग जाएगी तो हम किसको पूछेंगे हमारे पैसों के लिए। इसलिए जो नई कंपनी होती है वो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा नहीं जुटा पाती है। दूसरी बात है, इट इज एन अनरियलिस्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस इज द पब्लिक मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। अनरियलिस्टिक सोर्स माना जाता है इसको फाइनेंस का। अनरियलिस्टिक का मतलब अविश्वसनीय। जरूरी नहीं है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत हो उसी टाइम पब्लिक आपको पैसा दे दे। ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है वो पैसा कब देना चाहती है कब नहीं देना चाहती है। इसलिए जब हो सकता है कंपनी को पैसे की जरूरत हो उस टाइम पे पब्लिक उसकी हेल्प करे ही ना, इसलिए इसे अनरियलिस्टिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में माना जाता है। तीसरी बात आती है, कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड इज लार्ज। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट की हमें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू आप पैसा नहीं ला सकते, क्योंकि जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है कंपनी के अंदर। बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी को देने से कतराती है। उन्हें लगता है कि अगर छोटा अमाउंट लेके भाग जाएगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बड़े बड़े अमाउंट को लेके भाग जाएगी तो फिर वो तो डेप्ट हो गया, वो तो डूब गया पैसा। इसलिए जो पब्लिक होती है वो बड़ा अमाउंट रेज नहीं करती है, बड़ा अमाउंट नहीं कंपनी को देती है। नेक्स्ट बात आती है अपने कमर्शियल पेपर की। तो देखिए, कमर्शियल पेपर emerged as a source of short term finance in our country in the early term finance in our country in the early 90s के टाइम से ही ये कमर्शियल पेपर का जो है चालू हो गया था। कमर्शियल पेपर तभी से यूज़ किया जा रहा है 90s के टाइम से ही। ये कोई नया नहीं सोर्स है फाइनेंस का, ये बहुत पुराना सोर्स है। 90s के टाइम पे भी कमर्शियल पेपर को बहुत यूज़ किया जाता था। तो देखिए, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय अ फर्म टू रेज फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जब कंपनी को शॉर्ट पीरियड के लिए फंड चाहिए होता है, छोटी अवधि के लिए, 1 साल से कम के लिए जब फंड की ज़रूरत होती है तो हम कमर्शियल पेपर को इशू करके फंड रेज कर सकते हैं। वेरिंग फ्रॉम 90 days to 364 days, it is issued by one firm to other business firms, insurance companies, pension fund and banks. The amount raised by OP is generally very large. जो अपन जो इससे पैसा लेते हैं सीपी से जो हम पैसा लेते हैं, बहुत ही बड़ा अमाउंट भी आप इससे रेज कर सकते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि पब्लिक डिपॉजिट में आप बहुत बड़ा अमाउंट रेज नहीं कर सकते, जबकि कमर्शियल पेपर्स के थ्रू आप बहुत बड़ा, कितना बड़ा भी आप चाहें उतने बड़े अमाउंट को आप जनता से ले सकते हैं कमर्शियल पेपर के थ्रू। जो इनकी अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, वो होता है 90 डेज से लेकर के 364 डेज तक का इनका टाइम पीरियड होता है। अब अपन मेरिट्स की बात करते हैं। तो पहले आता है, कमर्शियल पेपर इज सोल्ड ऑन अनसिक्योर्ड बेसिस एंड डज नॉट कंटेन एनी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। बहुत ज़्यादा इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है, आसानी से आप इसको बेच सकते हो। दूसरी चीज़ ये, एज इट इज़ फ्रीली अनट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब ये कि आसानी से इजीली कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है कमर्शियल पेपर। तीसरी बात आती है, इट प्रोवाइड्स मोर फंड्स कंपेयर टू अदर सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज के कंपैरिजन में आप सीपी से इजीली पैसा रेज कर सकते हो, इस आसानी से आप पैसा लेके आ सकते हो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, ठीक है। और जो इसकी कॉस्ट होती है बाकी सोर्स के कंपैरिजन में वो भी बहुत ज़्यादा लोअर होती है। बाकी सोर्स की जो रेट होती है, जो कॉस्ट आती है पैसा राइज करने की, वो बहुत ज़्यादा हायर होती है। सीपी में बहुत कम कॉस्ट के अंदर आप पैसा जनता से ले सकते हैं। फिर इसकी लिमिटेशंस की बात आती है, तो सबसे पहले, ओनली फाइनेंशियल साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर। जो नई कंपनी आई हैं वो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसा नहीं जुटा सकती, सिर्फ वो ही कंपनी पैसा जुटा सकती है कमर्शियल पेपर के थ्रू जो बहुत ज़्यादा पुरानी है और जिनकी मार्केट इमेज, मार्केट गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकेंड बात आती है, द साइज ऑफ मनी that can be raised through commercial paper is limited to the excess liquidity available with the supplier of funds at the particular time। जो निश्चित समय अवधि होती है वहाँ तक कि आप इससे पैसा जुटा सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आप कमर्शियल पेपर से पैसा नहीं जुटा सकते। हमने समय अवधि इनकी पढ़ी थी, टाइम पीरियड 90 डेज से 364 डेज का इनका टाइम पीरियड होता है, इतने तक ही आप पैसा जुटा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पैसा भी नहीं ले सकते।
लास्ट लिमिटेशन है कि कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग. As such, if a firm is not in the position of redeeming its paper due to financial difficulties, exceeding the maturity of CP is not possible. अगर बहुत ज़्यादा आपके कॉम्प्लिकेशन है पैसा जुटाने में तो फिर आपके CP यूज़ नहीं आएगा, कमर्शियल पेपर वहाँ पे यूज़ नहीं आ सकता. ठीक है, इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग मानते हैं, व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसको उस समय ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ रही है. ठीक है, ये तो अपन ने बात करी थी सम ऑफ द लिमिटेड सोर्स ऑफ द फाइनेंस. आगे भी हम बहुत सारे फाइनेंसिंग सोर्स के बारे में बात करने वाले हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.